साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग दर्शन की वैज्ञानिक विचारधारा, अनुभववादी विचारधारा तथा एक भाषा दर्शन के रूप में विख्यात तार्किक प्रत्यक्षवाद के संपूर्ण सामान्य इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय से दर्शन को तत्वमीमांसीय विषयों का शास्त्र माना जाता रहा है। अरस्तु व कुछ अन्य विचारकों ने इसे तत्वशास्त्र ही मान लिया है। तत्वमीमांसा दर्शन का मूल है, ऐसा लगभग सभी दार्शनिक मानने लगे हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस दृष्टि का प्रबल विरोध शुरू हो जाता है, जिससे एक नवीन विचारधारा का जन्म होता है। एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में तार्किक प्रत्यक्षवाद, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं वरन कुछ प्रसिद्ध विचारकों, गणितज्ञों, वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित होता है। इन विचारकों ने 1928 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक दार्शनिक सर्किल का गठन किया, जिसे वियना सर्किल के नाम से जाना गया। अर्थ के सत्यापन सिद्धांत को स्थापित करने का श्रेय वियना सर्किल के विचारकों अर्थात दार्शनिकों को ही जाता है। 1922 ईस्वी में प्रोफेसर मॉरिस स्लिक वियना में दर्शन शास्त्र विभाग में नियुक्त होते ही इस सर्किल के केंद्र में आ गए। इस सर्किल में प्रोफेसर मॉरिस स्लिक, रुडोल्फ कार्नैप और ऑटो न्यूराथ, हर्बर्ट फाइगल, फ्रेडरिक वाइजमैन, विक्टर क्राफ्ट जैसे दार्शनिक प्रमुख रूप से इस सर्किल के सदस्य थे तथा हंस हैन, फिलिप फ्रैंक, कर्ट गोडेल आदि प्रमुख गणितज्ञ और वैज्ञानिक इसके सदस्य थे। प्रारंभ में एक साधारण गोष्ठी के रूप में उभरता हुआ यह संगठन 1929 ईस्वी में एक दार्शनिक दल के रूप में पंजीकृत होता है और इसी वर्ष पहला अंतर्देशीय कांग्रेस अधिवेशन इस दल के द्वारा आयोजित किया जाता है। अनेक देशों के विचारों को इन्हें समर्थन प्राप्त होता है। इस दार्शनिक दल के द्वारा इसी वर्ष मैनिफेस्टो द साइंटिफिक स्टैंड जॉइंट ऑफ वियना सर्किल नामक एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। वास्तव में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से यह प्रत्यक्षवादी आंदोलन चारों दिशाओं में फैल जाता है। अनेक स्थानों पर इसके द्वारा केंद्रों की स्थापना की जाती है और इनके द्वारा सक्रिय भूमिका निभाया जाता है। हैंस रिचनबैक ने बर्लिन में एक केंद्र की स्थापना की। इसी तरह इंग्लैंड में ब्रिटिश विचारक एजे एयर ने तार्किक अनुभववाद के नाम से इस विचारधारा को अभूतपूर्व योगदान दिया। इन लोगों के अतिरिक्त बर्लिन के रिचर्ड वान मिसेज और स्कैंडिनेविया के जूर्जन जोर्जेंसन, अमेरिका के चार्ल्स मॉरिस क्वाइन, इंग्लैंड के स्टीविंग ब्रेथवेट आदि विचारकों ने इस विचारधारा में कुछ ना कुछ सहयोग देकर इसका समर्थन किया। परिणामतः यह आंदोलन
एक वैचारिक आंदोलन के रूप में फलित होता है। इस विचारधारा में सामान्य रूप से इसके उद्देश्य एवं इसकी विधियां निर्धारित की जाती हैं और दर्शन को व्यर्थ चिंतनों व काल्पनिक विचारों से हटाकर वैज्ञानिक दिशा देने का प्रयास किया जाने लगा। इस विचारधारा को तार्किक प्रत्यक्षवाद नाम दिया गया, क्योंकि यह विचारधारा यह मानती है कि ऐसा कोई भाव या सत्य नहीं है जो अनुभव की परिधि से परे हो, और जो भी अनुभव से अतीत है या परे है वह असत्य है, उसका सर्वथा अभाव रहता है। अतः जिसकी भी सत्ता है वह अनुभव गम्य है। इसे इन्होंने तथ्य कहा है, फैक्ट्स कहा है। हमारे विचारों के विषय यही तथ्य होने चाहिए। इस प्रकार यह जगत तथ्यों से भरा है। इन्हीं तथ्यों का ही हमें अनुभव होता है। जो अनुभव अतीत हैं वे अतथ्य हैं, असत्य हैं। इन्होंने इस संपूर्ण संसार को विज्ञान का क्षेत्र माना है, अर्थात यह संपूर्ण तथ्यात्मक जगत विज्ञान का क्षेत्र है। विज्ञान इन्हीं तथ्यात्मक जगत का अध्ययन करता है और ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान देता है, लेता है। ज्ञान का आदान प्रदान भाषा में अभिव्यक्त होता है और भाषागत कथन वैज्ञानिक होते हुए भी अस्पष्ट होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं। इनके शुद्धिकरण के लिए इनका तार्किक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है, जिससे भाषागत कथनों के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और उनमें स्पष्टता और एकार्थकता फलित होती है। इस प्रकार इस विचारधारा के माध्यम से अनुभव गम्य जगत की तार्किक व्याख्या की जाती है। साथियों, इसलिए इस विचारधारा को तर्कीय अथवा तार्किक प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। इस विचारधारा में तथ्यात्मक भाव अर्थात सत्ता या जगत का तार्किक विश्लेषण किया जाता है। इसलिए इसे तार्किक भाववाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे तार्किक अनुभववाद के नाम से भी एजे एयर अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि यह अनुभव जगत की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसका एक अन्य नाम वैज्ञानिक अनुभववाद भी है, क्योंकि यह अनुभव जगत की वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। साथियों, सन 1930 ईस्वी में राइकनबैक और विचारक रुडोल्फ कार्नेप ने मिलकर जर्मनी में अनालेन डेर फिलॉसफी नाम से एक पत्रिका का शुभारंभ किया। इस पत्रिका का नाम बाद में बदलकर अर्केंटनिस नाम रख दिया गया। 1930 ईस्वी के बाद इस विचारधारा में तीव्र विकास हुआ। इन्हीं वर्षों में यूनिफाइड साइंस नाम से एक ग्रंथमाला का भी प्रकाशन किया गया। साथियों, 1931 ईस्वी में ब्लूमबर्ग एवं हर्बर्ट फाइगेल के द्वारा इस दार्शनिक विचारों के निकाय को तर्कीय प्रत्यक्षवाद के नाम से अभिहित किया गया। तर्कीय प्रत्यक्षवाद प्रायः किंतु अनुचित रूपेण अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होकर विश्लेषणात्मक अथवा सामान्य भाषा दर्शन को, जो कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड में प्रचलित है, को अंतर्निहित करता है। कुछ पूर्व विचारकों में भी
तार्किक प्रत्यक्षवादी दृष्टि दिखलाई पड़ती है। अनुभववादी दार्शनिक डेविड ह्यूम ने इंद्रिय परीक्षण को ही ज्ञान स्वीकार कर लिया था। फ्रेंच विचारक अगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवादी दर्शन प्रस्तुत किया और भौतिकवादी अर्नेस्ट मैक ने दिक, कॉल, कारणता, परमाणु इत्यादि प्रत्ययों की प्रत्यक्षवादी व्याख्या प्रस्तुत किया था। परंतु तार्किक प्रत्यक्षवाद इन विचारकों के विचारों से थोड़ा अलग मत रखता है, विचार रखता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष जगत या अनुभववादी जगत अथवा वैज्ञानिक जगत या कहें भौतिकवादी जगत का भाषागत विश्लेषण करता है। यह इन विचारकों की विधि से अलग है, क्योंकि यह एक नवीन विधि द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। यह विधि भाषा की तार्किक विश्लेषण की विधि है। विचारक ह्यूम ने अनुभव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयोग किया था। अगस्ट कॉम्टे ने तत्वशास्त्र का उन्मूलन, उनकी अनुपयोगिता एवं इनकी सत्यता की प्राप्ति नहीं हो सकती के आधार पर किया था। साथियों, जबकि तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने तत्वशास्त्र का उन्मूलन तत्वशास्त्रीय प्रकथनों, मेटाफिजिकल प्रोपोजिशन को अर्थहीन अथवा निरर्थक कथन साबित करके किया है। इन्होंने तो तत्वशास्त्र के प्रश्नों को ही निरर्थक कथन या अर्थहीन सिद्ध करने का प्रयास किया है। ऑस्ट्रिया विचारक लुडविग विटगेनस्टाइन वियना सर्किल के सदस्य नहीं थे, परंतु सर्किल के विचारों को इन्होंने पर्याप्त प्रभावित किया। विचारक विटगेनस्टाइन की पहली प्रसिद्ध पुस्तक ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस 1921 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जो प्रारंभ में अधिकांशतः इस सर्किल के मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रैक्टेटस के विचार ही तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा के स्रोत हैं। वास्तव में ट्रैक्टेटस पुस्तक के प्रकाशन से पहले ही वियना दल के सदस्यों में तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा पनप चुकी थी। वियना दल के सदस्य मॉरिस स्लिक ने ऑन द थ्योरी ऑफ नॉलेज नामक अपनी पुस्तक में तार्किक प्रत्यक्षवाद की अनेकों विशेषताओं का उल्लेख करके सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित कर दिया था, और जब 1921 ईस्वी में ट्रैक्टेटस प्रकाशित हुआ तो उन्होंने अपने विचारों में काफ़ी सादृश्यता अर्थात समानता और समर्थन पाया, जिससे उन्हें अपने विचारों को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। ट्रैक्टेटस ने जल्द ही अपनी तार्किकता एवं गहराई से अत्यधिक सफलता पा लिया। 1930 ईस्वी के बाद तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा में तीव्र विकास हुआ, उत्तरोत्तर विकास हुआ। वियना दल ने प्राग, पेरिस, कोपेनहेगन व कैम्ब्रिज में कांग्रेस की स्थापना की, परंतु कैम्ब्रिज में कांग्रेस के समय तक यह सर्किल पूर्णतः शिथिल हो चुका था। 1934 ईस्वी में विचारक हेन की मृत्यु हो गई। शोध प्रबंध की अनुशंसा नहीं किए जाने पर 1936 ईस्वी में
उन्हीं के शोध छात्र ने विचारक मॉरिस स्लिक को गोली मार दी थी। साथियों, मॉरिस स्लिक के मृत्यु के उपरांत वियना संगठन शिथिल सा हो गया। अन्य विचारक रुडोल्फ कार्नेप, फायरबॉल्ट फाइगल, कार्ट गोडेल, यह सभी अमेरिका चले गए। ऑटो न्यूराथ हॉलैंड चले गए। इन्होंने इस विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समय तक जीवित रखने का प्रयास किया था। इन्होंने अमेरिका में द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ यूनिफाइड साइंसेज को अपने निर्देशन में प्रकाशित भी करवाया था। इस प्रकार अंत में न्यूराथ की मृत्यु के पश्चात और सभी विचारकों के अलग थलग हो जाने से यह नवीन विचारधारा धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। इस विचारधारा की शिथिलता का कारण केवल सदस्यों का अलग थलग होना और कुछ सदस्यों की मृत्यु हो जाना ही नहीं था, बल्कि वैचारिक कारणों में भी कमियां थीं। तत्कालीन समय में दर्शन को अयथार्थ व काल्पनिक बातों का गढ़ माना जाने लगा था। इसलिए तत्कालीन विचारकों के दो लक्ष्य बन गए थे। पहला, तत्व दर्शन का खंडन करना और दूसरा, अनुभव मूलक, जिसे वैज्ञानिक कथन भी कहते हैं, कथनों का मंडन करना, उसे बढ़ाना, अर्थात भाषाई दोषों को दूर करके स्पष्टीकरण करना। पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने अर्थ का सत्यापन सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार केवल वैज्ञानिक अथवा अनुभव किए जा सकने वाले कथन ही अर्थपूर्ण होते हैं और अनुभव से परे अभिव्यक्ति वाले कथन निरर्थक होते हैं। दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने भाषा की तार्किक विश्लेषण विधि दर्शन को प्रदान किया। साथियों, तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा का तीव्र विकास होने के पीछे अन्य विचारकों द्वारा की गई आलोचनाएं भी हैं। इनका मूलभूत सिद्धांत अर्थ का सत्यापन सिद्धांत की जब प्रथम बार आलोचना हुई, तब समर्थक विचारकों ने इसमें कुछ परिवर्तन किया, लेकिन फिर इसकी आलोचना हुई। विचारकों ने इसकी कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया, जिस कारण मूलभूत सिद्धांत में ही अनेक परिवर्तन किए गए। अंत में यह सिद्धांत दोषग्रस्त प्रतीत होने लगा, जिससे इस विचारधारा का जो केंद्रीय स्तंभ था वह कमजोर दिखने लगा, जिससे इस विचारधारा में तेजी से शिथिलता आने लगी। केवल इतना ही नहीं, इन विचारकों द्वारा प्रतिपादित नवीन विधि, तार्किक विश्लेषण की विधि की भी घोर आलोचनाएं हुई। यह कुछ पूर्व मान्यताओं से ग्रसित मालूम पड़ने लगा। यह विधि पूर्णतया आकारिक अर्थात फॉर्मल विधि के रूप में प्रतीत होने लगा, जिसकी तीव्र आलोचना होने लगी। आलोचकों ने यह दावा किया कि भाषा की विश्लेषण विधि भाषा के सभी ढंगों का विश्लेषण नहीं कर पाती। यह वास्तव में एक पूर्ण रूपेण नियमनिष्ठ औपचारिक विश्लेषण अर्थात फॉर्मल एनालिसिस का कार्य करती है, जबकि भाषा विविध प्रकारों में अपने को अभिव्यक्त करती है।
इसलिए इसका विश्लेषण भी अनौपचारिक विश्लेषण, इनफॉर्मल एनालिसिस होना चाहिए, जिसके कारण अनौपचारिक विश्लेषण के नए नए ढंग खोजे जाने लगे। इस प्रकार यह तार्किक विश्लेषण विधि भी दोषग्रस्त दिखलाई पड़ने लगा और जिस तेजी से इस विचारधारा का विकास हुआ था, उसी तेजी से इसका अंत भी होने लगा। साथियों, लेकिन जब दार्शनिक चिंतन आवश्यकता से अधिक अमूर्त और अवास्तविक एवं काल्पनिक होने लगता है, तब इस विचारधारा की प्रासंगिकता जीवंत हो उठती है। साथियों, इस प्रकार इस वीडियो में आज हम लोगों ने तार्किक प्रत्यक्षवाद के उदय से लेकर लगभग इस विचारधारा के संपूर्ण सामान्य इतिहास को जानने का प्रयास किया है। साथियों, आने वाले वीडियो में हम लोग तार्किक प्रत्यक्षवाद के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, अर्थ के सत्यापन सिद्धांत को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।